Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Monologue classes. So dear students, in today's session, I will discuss with you MHCET syllabus of LLB and BLLB Law Entrance Examination. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन पर्पज ये है कि जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में ये आता है कि उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस रिगार्डिंग स्ट्रगल करते हुए देखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का या कुछ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की सिलेबस की जानकारी नहीं होती। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो शूट किया है। अब हम देखते हैं, जब हमें किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है तो उसके लिए दो पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है उसका सिलेबस। कौन सा पॉइंट होता है? सिलेबस। और सेकंड पॉइंट होता है उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्जामिनेशन का सिलेबस समझ जाता है और सिलेबस के साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो देख लेता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो और लोगों से या और स्टूडेंट से 30% आगे हो जाता है। यानी कि उसकी फिर प्रिपरेशन 70% रह जाती है और वो उसको दोबारा से 100% प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों ऐसा? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस और टॉपिक्स बहुत सारे एग्जामिनेशन के कॉमन हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक कॉमन होने से ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जामिनेशन के एक जैसे बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन होता है, जुडिशरी का भी होता है और बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये ऑलमोस्ट हमारे देश के सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन तो सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, बट दैट विल बी डिफरेंट। सिमिलरली जुडिशरी का क्वेश्चन अलग होगा, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अलग होगा, दिल्ली पुलिस का अलग होगा, यूपी पुलिस का अलग होगा। सो मेरा पॉइंट ये है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमें जो प्रिपरेशन है वो टारगेट वे में करनी चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की हमको प्रिपरेशन करनी है, हमें उसके प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से ये आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहता है और अकॉर्डिंगली हम अपनी उस प्रिपरेशन को उस हिसाब से कर लेते हैं। तो अब हम पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा MHCET LLB 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस और पैटर्न। तो अगर हम LLB 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पहला सेक्शन होगा हमारा लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग। इस लीगल रीजनिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसका मतलब लीगल एप्टीट्यूड से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 30 ही क्वेश्चन होंगे और उनके नंबर भी 30 होंगे। इसका मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। यहां से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इससे आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। सेकंड है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश आपकी यहां पर 50 मार्क्स की आएगी और 50 क्वेश्चंस प्लस 50 मार्क्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखें तो total number of questions would be 150 and total number of marks would also be
150. तो दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न. नाउ वी कम टू द सिलेबस. तो देखिए यहाँ पर जो आपके 4 सेक्शंस हैं, मींस लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. तो इन चारों का अब मैं आपके साथ डिटेल में सिलेबस डिस्कस करता हूं. सिलेबस को जानना क्यों जरूरी है? सिलेबस को जानना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो प्रिपरेशन की अप्रोच है वो कन्फाइंड रहती है और हम इधर उधर नहीं भटकते. तो देखिए पहला इसमें अगर हम लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करते हैं तो यहां पर आएंगे आपके लीगल प्रपोजिशंस. लीगल प्रपोजिशंस में क्या हो सकता है? आपको प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा, यू वुड बी गिवन अ प्रिंसिपल दैट वुड बी बेस्ड अपॉन लॉ. तो आपको एक लॉ से संबंधित प्रिंसिपल दिया जाएगा और जब वो आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा तो वहां पर उसमें कोई लॉ दिया जाएगा, ठीक है. और फिर नीचे आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन दी जाएगी और उस फैक्चुअल सिचुएशन के आधार पर ही आपको उस लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपको डिसीजन लेना है और यू विल हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है. सेकंड है फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मैक्सिम्स. और उसके बाद जो पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है रेड से. ये पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन लीगल हिस्ट्री. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म दैट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन लीगल हिस्ट्री. तो लीगल हिस्ट्री में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए मैं आपको ये एलैबोरेट कर रहा हूं. देखिए क्या है, यहां पर ये बात कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन लीगल हिस्ट्री. अगर हम आप बात देखें तो यहां से आपको जो क्वेश्चन आते हैं ये जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है, किस पर्सन को कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी, या जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, जो कि भारत के प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है. सिमिलरली जैसे हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी हुई थी और नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे. तो इस तरह की जो हमारे देश में इंपॉर्टेंट लीगल घटनाएं हुई हैं, उस समय पर देश में कौन पर्सन किस पोजीशन को होल्ड करता था, इस तरह के क्वेश्चन, या उस समय पर कोई बड़ी घटना हुई हो. जैसे आप देखें हमारे देश में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, जिसके आगे चलकर हमारे देश में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया था, तो वहां पर हम जो एग्जामिनर है वो इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछता है. तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा जो कि हमारे लीगल हिस्ट्री में कुछ लैंडमार्क घटनाएं हुई हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आपको आएंगे फंडामेंटल राइट्स से वो मैं आपको बता रहा हूं. फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आएगा आपका 12, आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आप सब जानते हैं. जो मेनली आपके क्वेश्चन आते हैं वो आर्टिकल 12 से आते हैं, 12, 14 to 18, 19, 20, 21 to 24 and 32. तो 99% जो आपके क्वेश्चंस हैं बेस्ड अपॉन फंडामेंटल राइट वुड बी फ्रॉम दीज फंडामेंटल राइट्स ओनली. नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, लीगल टर्मिनोलॉजी. लीगल टर्मिनोलॉजी बहुत सारी लीगल टर्म आ जाएंगी जैसे कि प्ली ऑफ एलिबी. प्ली ऑफ एलिबी क्या है, लीगल मैक्सिम्स आ जाएंगे बहुत सारे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सैलिएंट फीचर्स एंड लैंडमार्क जजमेंट. अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा
इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन लीगल हिस्ट्री। सेकंड पॉइंट है हमारा लैंडमार्क जजमेंट। अब यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट्स में आप लोगों को बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू नो ओनली अराउंड 10 to 15 लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। 99.9% आई हैव सीन वेरियस एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस, वो 99.9% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं लैंडमार्क जजमेंट से आते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक जजमेंट से जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 99.9% जजमेंट आपका ये आता है। ये 1973 का जजमेंट था और इसमें क्या दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन समझाया था, ठीक है। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सिलेबस पर। इसमें क्या पूछा जाएगा आप लोगों से? इसमें पूछा जाएगा जो करंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर। अब ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ये क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ये जानकारी नहीं होती कि कौन सी न्यूज उनके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज उनके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उस न्यूज़पेपर में 15-16 पेजेस होते हैं और 15-16 पेजेस में अगर हम देखें तो ज्यादा भी नहीं, अराउंड में ऐसा मान के चल रहा हूं कि 50 न्यूज आपके लिए होती है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए जो करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है जनरली एग्जामिनेशन में वो लास्ट 1 ईयर का पूछा जाता है। और लास्ट 1 ईयर को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो लास्ट 6 मंथ एग्जामिनेशन डेट से लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर है उससे 70 to 80% क्वेश्चन वो कहां से पूछता है? लास्ट 6 मंथ से। और बचे हुए जो 30 या 20 to 30% जो क्वेश्चन है वो उसके भी लास्ट 6 मंथ से पूछता है। तो अब आप समझे, जब आपको एग्जामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आना चाहिए, तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है? आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ये समझ के चलना है कि 70 से 80% क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे? लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से। और जो 20% या 30% क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे उससे भी पहले से। तो सपोज अगर आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में होता है तो जून से लेकर दिसंबर तक आपसे 70 से 80% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे और जनवरी से जून तक अराउंड 20 से 30% क्वेश्चन ही आपको आएंगे। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब जैसे मैं आपको सर बता रहा हूं आपको कि जब हम 1 ईयर का करंट अफेयर करते हैं और एग्जामिनर ने सिलेबस में लिखा कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो चलो 16 पेजेस हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड और इसमें हम 50 न्यूज मान लेते हैं, ठीक है। तो 16 पेजेस और 50 न्यूज, अगर आप 50 न्यूज डेली की देखते हैं तो ये बहुत सारी न्यूज, यानी कि 10 दिन में 500 और 1500 न्यूज आपकी हो गई, ठीक है। अब ये तो जब 1500 न्यूज आपकी हो गई तो ये न्यूज आपकी होगी 18, ठीक है। 1500 एक महीने में हो गई, 18,000 न्यूज आपके पास हो गई। तो अब आप ये देखिए क्या इतना आपके लिए संभव है, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट को भी टाइम डिवोट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको 50 न्यूज में से सारी न्यूज नहीं पढ़नी और 50 में से एटलीस्ट 5 न्यूज ऐसी होंगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होंगी। अब देखिए, एक स्टूडेंट 50 न्यूज पढ़ता है या 40 न्यूज पढ़ता है और एक स्टूडेंट 5 न्यूज पढ़ता है, तो किसका बर्डन हल्का होगा? जो 5 न्यूज पढ़ता है। और 5 न्यूजों को रिवाइज करना भी बहुत आसान है, ठीक है, कम समय लगेगा।
और उनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। तो आप जब न्यूज पढ़ें तो इसमें आप केवल वो ही इंपॉर्टेंट घटना पढ़ें जहां से कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और उनका मैं आपको एक आइडिया देता हूं, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट बिल्स हो गया, और हमारे इंटरनेशनल इवेंट हो गए, पर्टिकुलरली यूएन चार्टर से संबंधित, सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित। तो वहां पर आप जो पॉलिटिकल न्यूज है हमारी और जो छोटी मोटी न्यूज है उसको आप आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो एडिटोरियल पेज होता है आपके न्यूज़पेपर का, ठीक है, उसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है। लेकिन सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ ही एडिटोरियल होते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है, उस तरह के एडिटोरियल या लॉ से संबंधित है ही आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। नाउ वी कम टू मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम स्पोर्ट्स में देखें तो किसी ने अगर गोल्ड मेडल जीता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिक्स में देखें तो बहुत बड़ा इलेक्शन है या इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट घटना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो 3 तरह की हिस्ट्री है। अब अवार्ड में देखें तो जनरली आपके नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखें तो एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 99% क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया के बारे में आएगी, जनरली जो हिमालय वाला रीजन है वहां से आएगी, या जो सी के तट होते हैं वहां से पूछता है क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेरियस सेक्टर। एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंट से संबंधित जो भी हमारी प्रोटोकॉल्स बनी हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल्स है, या अभी रिसेंटली 2015 में बना था पेरिस एग्रीमेंट, इस तरह से। तो यहाँ पर आपकी ये जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, और इन सब का जो स्टैंडर्ड होगा, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो जनरली 10th क्लास तक का होता है। अब आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास के लेवल का आएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की किताब पढ़ने लगे so that would be useless for all of you. Now we come to next, logical and analytical reasoning. तो इसमें आपके आएंगे verbal and non-verbal reasoning, critical reasoning, analogies, blood relation, series completions, coding, decoding, direction, sense test, syllogism, logical games and analytical. ये सारे आपको आएंगे 10th स्टैंडर्ड। इंग्लिश में आपको देखें vocabulary, grammar, comprehension, passages, synonyms and antonyms, fill in the blanks, sentence improvement, idioms, phrases, spelling error। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस करा सिलेबस ऑफ MHCET LLB 3 ईयर एग्जामिनेशन। अब हम आते हैं आपके BA LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस और उसके पैटर्न पर। तो पहले हम समझते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आपको 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम लीगल एप्टीट्यूड से देखें तो 40 होंगे, और ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सिमिलरली अगर जनरल नॉलेज से देखें तो 30 का होगा, 30 मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए करंट अफेयर और जनरल नॉलेज दोनों एक साथ पूछे जाएंगे। सेकंड है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये 40 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश, ये 30 मार्क्स की आएगी। उसके बाद है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट सिलेबस डिस्कस करा है उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो आपका BA LLB लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर आपसे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर जो कि बेस्ड होंगे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। अब हम इसका सिलेबस अगर देखें तो लीगल एप्टीट्यूड पे देखें, लीगल प्रेपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मैगजीन्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द लीगल हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ लीगल हिस्ट्री, इसका सेम मतलब वही है जो कि अभी मैंने आपको LLB के सिलेबस में डिस्कस किया। सिमिलरली अगर हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे। तो जो मैंने डायरेक्शंस और जो एडवाइस आपको मैंने दी है प्रीवियस सिलेबस में, वो आपको एज इट इज फॉलो करनी है।
नेक्स्ट है मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स स्पोर्ट, सेम बात है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, वेरियस सेक्टर, एनवायरमेंटल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम सिलेबस ही है उसका जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया अभी इसमें एलएलबी का। लॉजिकल रीजनिंग में देखें हम वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस, सीरीज कंप्लीशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये भी सेम ही है। अब आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कि सर अगर सिलेबस सेम है तो क्या एग्जामिनेशन का लेवल भी सेम होगा? सो आंसर इज दैट बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आप देखिए जो एक एग्जामिनेशन हो रहा है वो ग्रेजुएशन के बाद हो रहा है और जो ये एग्जामिनेशन बीए एलएलबी हो रहा है ये आफ्टर 12th हो रहा है। तो यहाँ पर हालांकि अगर हम देखें तो सिलेबस ऑलमोस्ट हमको सिमिलर लग रहा है, लेकिन मैं आपको यही पॉइंट बताना चाहता हूं कि इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो इजी होगा इन कंपैरेटिवली टू द ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि एक ही सब्जेक्ट से बहुत सारे एग्जाम में सिलेबस पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल एग्जाम के हिसाब से हार्ड होता है और एग्जाम के हिसाब से लोअर होता है। तो सिमिलरली वो प्रिंसिपल यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर although syllabus almost similar है but the level of question would be lower in comparison to the LLB entrance examination। इंग्लिश में अगर हम देखें तो वोकेबलरी आपको आएगी, प्रोफिशिएंसी आएगी। इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे, ईटीसी। इंग्लिश यूसेजेस एरर्स, यानी कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसमें कुछ कॉमन एरर्स आपसे पूछी जा सकती है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर एक आपको पैसेज दिया जाएगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको फॉर्म किए जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है और ये जो क्वेश्चंस होगी इसकी आंसर आपको मिलेगा, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द गिवन पैसेज। नाउ वी कम टू द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स टॉपिक्स आएंगे जैसे अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10th स्टैंडर्ड का मैथ ही आपसे पूछा जाएगा। तो जिस स्टूडेंट ने 10th लेवल की एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कवर किया हुआ है वो इस मैथ को कर पाएगा। अब हम आते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पर। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर होगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे। टोटल नंबर 150 हैं। टोटल मार्क्स 150 हैं। मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन है एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस एग्जामिनेशन के लिए कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट है आपका लीगल लैंग्वेजेस। तो ये 2 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश और मराठी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड द सिलेबस ऑफ MHCET एग्जामिनेशंस, BLLB एज वेल एज LLB एग्जामिनेशंस। आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट है या क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।